जय हिंद बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के बारे में। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आए वो है आपका फिनकेल्स्टीन, जिसमें हम अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करके अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद स्वार्ट रिएक्शन आया। स्वार्ट रिएक्शन में हम लोग अल्काइल फ्लोराइड्स का प्रिपरेशन करते हैं, अल्काइल फ्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं। केमिकल्स जो यूज हुए वो सिल्वर फ्लोराइड Hg2F2 और SbF3 यहाँ पे एज अ केमिकल यूज हुआ। इसके बाद हमने अल्कोहल्स को कन्वर्ट किया अल्काइल हैलाइड में, और इसके लिए रिएजेंट्स हमने यूज किए PCl5, PCl3 और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। और इस केमिकल रिएक्शन को SOCl2 वाले केमिकल रिएक्शन को हम डार्जेंस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद ग्रुप्स रिएक्शन पर बात किया हमने, जहां पर हम हैलाइड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। और इस कंपोजिशन को हम लुकास रिएजेंट भी कहते हैं, जहां प्राइमरी अल्कोहल से अगर हमें हैलाइड पे जाना है तो रूम टेम्परेचर पर ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। अगर हीट करेंगे तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। और सेकेंडरी 5 मिनट के बाद इटसेल्फ मिल्कीनेस प्रोड्यूस करता है, और टर्शरी अल्कोहल क्विक मिल्कीनेस या क्लाउडनेस प्रोड्यूस करता है। तो ये रिएक्शन जो है हैलाइड के बनाने के साथ साथ अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम में भी आ जाएगी। इसके बाद हमने बात किया हंस-डिकस बोरोडीन रिएक्शन पर। तो हंस-डिकस बोरोडीन रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ, और इस केमिकल रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में जितने कार्बन रहते हैं उससे एक कार्बन कम वाला एल्काइल हैलाइड बनता है, क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है इस रिएक्शन में। इट मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रिपरेशन के सभी मेथड्स पे हमने बात कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ CX, मतलब कार्बन हेलोजन, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड्स। तो अगर हम इनिशियल मेंबर की बात करें जिसके बारे में पूछते हैं, तो CX मतलब एल्काइल हैलाइड। इसके बाद इसका बॉन्ड लेंथ, किस हैलाइड में कितना बॉन्ड लेंथ मिलता है, और उसका बॉन्ड एनर्जी, किस बंध की ऊर्जा कितनी होगी। और इसके बाद बॉन्ड एनर्जी के बाद अगला जो पॉइंट होगा वो है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट भी यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मूवमेंट हिंदी में इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इट इज प्रोडक्ट ऑफ Q इंटू R या E इंटू R का प्रोडक्ट होता है डाइपोल मूवमेंट। तो इतने पॉइंट्स को हमें यहाँ पे पहले डिस्कस करना है। डाइपोल मूवमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया। तो CX बॉन्ड की लेंथ, जैसे हम मिथाइल फ्लोराइड की बात करते हैं तो नेचुरली फ्लोरीन का साइज छोटा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। सभी एलिमेंट में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है। तो साइज छोटा होने के कारण क्या होगा, इट इज वेरी क्लोज टू कार्बन, कार्बन से बिल्कुल चिपक जाएगा, ऐसा आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ आती है वो है 1.39 आर्मस्ट्रांग की। 1.39 आर्मस्ट्रांग मतलब 139 पिकोमीटर में लेंगे तो 139 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ आपको यहां मिलेगी। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड में जो बॉन्ड लेंथ मिलेगी वो 1.78 आर्मस्ट्रांग 1.78
आर्मस्ट्रांग की बॉन्ड लेंथ मिलेगी आपको मिथाइल क्लोराइड में। मिथाइल ब्रोमाइड, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा हेलोजन का वैसे वैसे वो दूर जाता जाएगा कार्बन से, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, है ना। मिथाइल ब्रोमाइड में जो बॉन्ड लेंथ मिलेगी वो 1.83 आर्मस्ट्रांग की होगी। इसके बाद मिथाइल आयोडाइड, तो आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा तो बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज्यादा, और 2.14 आर्मस्ट्रांग की यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होगी। और बॉन्ड एनर्जी का जो रिलेशन होता है उसको ध्यान रखिए, स्मॉलर द बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड हायर द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, तो यहां पे रहती है 452 किलोजूल पर मोल की, 452 किलोजूल पर मोल इन केस ऑफ मिथाइल फ्लोराइड, 452, 351 kilojule per mole in case of methyl chloride, 351 kilojule यहां पे होगी मिथाइल क्लोराइड में, 293 kilojule पर मोल होगी मिथाइल ब्रोमाइड में। अब मिथाइल आयोडाइड की बारी आई, 234 kilojule होगी मिथाइल फ्लोराइड में। बॉन्ड इसको बॉन्ड डायपोल मूवमेंट को मैं अलग से डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो ये बात हो गई बॉन्ड लेंथ की, याद रखने हैं। बॉन्ड एनर्जी, सब जिस बॉन्ड की लेंथ कम होगी उसको डिसोसिएट करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो मिथाइल फ्लोराइड का जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो इन सब में सबसे ज्यादा होगा, अब डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं। तो डायपोल मूवमेंट जो होता है, डायपोल मूवमेंट जो होगा इट इज डिफाइंड एज म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर या ई इंटू आर, मतलब चार्ज और चार्ज सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, डायपोल मूवमेंट कहलाता है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सेंटर इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इंटू आर या ई इंटू आर भी हम इसको लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, डिबाई। अब बात करें इंडिविजुअली, तो मिथाइल फ्लोराइड एक्सपेक्टेड क्या लग रहा है, एक्सपेक्टेड ये लगेगा कि मिथाइल फ्लोराइड का डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए इसको स्पेशली मैं लिख रहा हूं अलग से, ताकि आप इसको याद करके ध्यान में रखो, मतलब ध्यान में रखो। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि फ्लोरीन की नेगेटिविटी हमें ज्यादा दिखती है, तो सीधे सीधे हम आंसर पे जाएंगे कि मिथाइल फ्लोराइड का डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि डायपोल मूवमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, चार्ज के साथ साथ डिस्टेंस भी चाहिए, और फ्लोरीन का साइज एकदम स्मॉलर है तो वो एकदम कार्बन के क्लोज आ जाएगा, तो जो प्रोडक्ट होता है, चूंकि ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है डायपोल मूवमेंट, तो जो प्रोडक्ट होगा Q इंटू आर या E इंटू आर का, वो मिथाइल क्लोराइड के लिए ज्यादा आता है, स्लाइटली ज्यादा आएगा, 1.847 डिबाई 1.847 डिबाई आता है किसके लिए, मिथाइल फ्लोराइड के लिए। और मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मूवमेंट जो है वो 1.86 डिबाई है, एक भी याद रख लेंगे तो चल काम चल जाएगा, 1.86 डिबाई है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मूवमेंट मिथाइल फ्लोराइड के डायपोल मूवमेंट से ज्यादा होगा। अब मिथाइल ब्रोमाइड में होता है 1.83 और मिथाइल आयोडाइड का जो डायपोल मूवमेंट है वो 1.63 है। डिबाई में सारे यूनिट्स डिबाई में है, तो क्या ध्यान रखोगे, डायपोल मूवमेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड is greater than methyl fluoride because of
because of CCl bond length, CCl bond length is greater than CF bond length, CF bond length, CCl बंध की लंबाई CF बंध की लंबाई से ज्यादा होती है, अधिक होती है, इसलिए मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट मिथाइल फ्लोराइड के डायपोल मोमेंट से अधिक होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ गई है ना। जहां पे थोड़ा एक्सेप्शनल केस रहता है या अनएक्सपेक्टेड केस रहता है, वहां पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना भी चाहिए, है ना। अगली बात करते हैं। अब देखो CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl, फ्लोरोमीथेन्स जैसे CH3F है, CCl2F2 है, फ्रियोन जिसको कहते हैं, आर द गैसेस, ये सब गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। और CH3I एंड हायर मेंबर्स 18 तक लगभग हायर मेंबर्स आर liquids and more than C18 जिसमें 18 या उससे ज्यादा के कार्बन है, more than 18 आर सॉलिड्स, वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अब देखो अगली बात, हैलाइड्स में एक खास बात है, हैलाइड्स पोलर तो होते हैं, पोलर तो है हैलाइड, लेकिन इतनी पोलैरिटी, इतनी पावर नहीं है पोलैरिटी की कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, हल्का फुल्का डिसोसिएट कर लेते हैं वाटर को। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर, हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के तो होते हैं, पोलर इन नेचर, क्योंकि डिफरेंस तो मिलेगा नेगेटिविटी का, यहाँ पे जैसे CH3F है तो फ्लोरीन की नेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा ही है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पोलर इन नेचर, बट वेरी स्लाइटली, वो भी शुरुआती जो मेंबर है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ध्यान रखना, इनसॉल्युबल अगर आंसर होगा तो इनसॉल्युबल आंसर जाएगा, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज unable to form hydrogen bonding, जो थोड़ा बहुत डिसोसिएट कर पाएंगे वाटर को, उतनी सॉल्युबिलिटी केवल दिखेगी, बाकी इनसॉल्युबल होते हैं हैलाइड्स वाटर के अंदर, ये बात ध्यान रखना है। अब अगर सेम कार्बन वाले, मतलब मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल आयोडाइड, इस तरीके की सिचुएशन है, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स आर increases with increase in molecular mass of halogen, increases with increase in molecular mass of halogen, like Ri, then Rbr,
देन RCl, देन RF। तो जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो आयोडाइड का सबसे ज्यादा होगा, और वो कारण है उसका वैन डर वाल फोर्सेस। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स बढ़ता है, और वैन डर वाल फोर्स एरिया पर डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं हैलाइड के, वो वैन डर वाल फोर्सेस के बढ़ने के कारण क्या होगा, बढ़ते जाएंगे। इसलिए जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अगर सिमिलर कार्बन है तब की हम बात कर रहे हैं। और अगर ब्रांचेस बढ़ेगी तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट नेचुरली कम होगा, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स कम हो जाएगा। जितना एरिया कम होगा उतना वैन डर वाल फोर्स कम हो जाएगा। एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स decreases with increase in branches। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी या हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पे जाएंगे तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये ध्यान रखना है। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के फॉर्म में 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये हो गया सेकेंडरी, और ये हो गया आपका टर्शरी 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर इनके हम बॉइलिंग पॉइंट्स देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट वाले का 375 केल्विन। 375 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन। 364 केल्विन फॉर 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन का 364, और लास्ट वाले का 346 का। तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, इनके रासायनिक गुण कैसे हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ लिया है, इसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है। मतलब हमने मैकेनिज्म वाले हिस्से में और हाइड्रोकार्बन वाले हिस्से में इसकी सभी प्रॉपर्टीज को लगभग पढ़ लिया है। लेकिन एक बार रिवाइज बिल्कुल करेंगे ताकि और एक बार रिवाइज हो जाए। मेन मोटो तो हमारा रिवाइज करना ही है, और इस बार फिर पैटर्न चेंज हुआ और पैटर्न आ गया फिर से 45 क्वेश्चन का। तो ये अच्छी बात है। वो जो बी सेक्शन वाला था वो मुझे तो कभी पसंद नहीं आया, तो अच्छी बात है 45 क्वेश्चन आएंगे और पूरे 45 आपको सही करने हैं। और संजय सर के तो आपको पता ही है सभी लोगों को कि कम से कम 15-20 स्टूडेंट तो ऐसे रहते हैं जो 180 आउट ऑफ 180 लाते हैं। तो आप सब क्यों ना उसमें शामिल हो, ये भी ध्यान रखना है। सबको उसमें शामिल होना है ना। उससे हम लोग बहुत एडवांटेज ले पाएंगे। जिन लोगों को कभी ऐसा लगा कि सर को अभी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए या अब काम नहीं करना चाहिए, तो उनको कम से कम ये लगे कि नहीं भैया अभी एग्जिस्टेंस बचा हुआ है सर का। सर अभी भी बच्चों के लिए उतने ही प्यार से और उतना ज़्यादा वर्किंग करते हैं। चलो बच्चों, हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस नंबर 1 पे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH का इफेक्ट कैसे पड़ता है ये सब मैंने आपको बताया भी है। इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिक KOH, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं इसको, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। यहां पर KOH के साथ साथ अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की रिएक्शन आ जाएगी। KOH के साथ साथ कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पॉसिबल है। बातें क्या क्या ध्यान रखनी है, नंबर 1, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हाइड्रोजन और हैलोजन सिंपली बाहर निकलते हैं। केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है कार्बोकैटायंस और द इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन यहां पे अंतर माध्यमिक समूह के रूप में बनता है। कार्बोकैटायंस आर द इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायंस आर द इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, नया पाई बंध निर्मित होता है, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, ओबे द जैट-सैप्स रूल, और ये जैट-सैप के नियम का पालन करती है, वेयर द रूल इज फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल, more substituted compound, formation of more stable and more substituted compound, more stable and more substituted compound का formation यहां पर होगा। जैसा एक केस हमने और भी पढ़ा था जहां सैडजे फ्लूइड लगता है, दैट इज डिहाइड्रेशन, और वहां पे कैटलिस्ट यूज होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब थोड़ा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एथाइल क्लोराइड वही वाले केमिकल रिएक्शंस हैं, तो आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। इट इज अ टाइप ऑफ रिवीजन, ठीक है। के साथ जाएगा Cl और इसके बीटा पोजीशन से प्रोटॉन का लॉस होगा, बीटा पोजीशन से निकल के जाएगा प्रोटॉन और H+ के फॉर्म में OH- के साथ। तो यहां पे जो H+ के जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच रहा है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का, इट इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो इथाइलिन एज अ प्रोडक्ट आएगा, इसमें इथाइलिन यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा और साथ में आपको बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा KCl+ वाटर। तो ये बीटा एलिमिनेशन का केस, जब हमारे पास रिएक्टेंट होगा 2-क्लोरोब्यूटेन, तब आपको ये ध्यान रखना है दो एडजेसेंट बीटा पोजीशन। तो रूल जो होते हैं ना वो यूनिवर्सली काम करते हैं, मतलब कहीं भी टिपिकल सिचुएशन दिखेगी तो आप आसानी से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। कहीं भी टिपिकल सिचुएशन अगर क्रिएट करके दिया है तो आसानी से वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो फिर से देखो, के साथ जाएगा Cl, दो बीटा पोजीशन है लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। तो कॉमनली हम कहां से रिमूव करते हैं हाइड्रोजन, जिस कार्बन के कहां से प्रोटॉन निकालेंगे, जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है। या आप ऐसे देखो कि जब बॉन्ड इंटरमीडिएट होगा दोनों
CH3CH CH3CH के बीच में होगा तो वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि सिमेट्री ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे इस केमिकल रिएक्शन में वो ब्यूट-2-ईन बनेगा। पहले भी हम कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूट-2-ईन, इसका कंपोजिशन रहेगा 80%। दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो ब्यूट-1-ईन, लेकिन ये बहुत कम होगा। अगर सिंगल प्रोडक्ट पे जाएंगे तो आपका आंसर ए रहेगा। ब्यूट-1-ईन और ब्यूट-1-ईन का कंपोजिशन इस रिएक्शन में रहता है 20%। कभी जब ऐसा ऑप्शन होगा कि मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, मिक्सचर ऑफ ब्यूटीन एंड 2-ब्यूटीन, देन इट इज करेक्ट आंसर। अदरवाइज 2-ब्यूटीन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगर कोई टर्शरी हैलाइड है तो हमेशा ध्यान रखेंगे टर्शरी के अंदर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन बहुत इजियर होता है। अगर ऑर्डर कभी पूछेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को देंगे तो टर्शरी में ये प्रोसेस सबसे इजियर होता है। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इजीली एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है टर्शरी। हिस्टेरिक इफेक्ट इसका लॉजिक, तीनों बीटा पोजीशन पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिख रहे हैं तो कहीं से भी रिमूव कर देंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या है, prop-1-ene यहां पे 2-मिथाइल प्रोपीन यहां पे प्रोडक्ट होगा। 2-मिथाइल प्रोपीन यहां पे प्रोडक्ट होगा। ऑर्डर पूछेंगे तो क्या ध्यान रखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कैसा होगा, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का जो ऑर्डर होगा वो होगा टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोग अब बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो अगला जो केमिकल रिएक्शन है हमारा वो रिलेटेड है इफेक्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, इफेक्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH के एक्वस सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। जब अल्कोहलिक सॉल्यूशन था तो वहां पे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हुआ, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन और प्रोडक्ट बने थे एल्कीन्स। अब इफेक्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, तो क्या करेगा एक्वस सॉल्यूशन KOH का जली विलयन क्या करेगा, इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी यहां पे। इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है aqueous solution of KOH. Aqueous solution of KOH is responsible for nucleophilic substitution. What is nucleophilic substitution? Where one nucleophile substitute the other nucleophile. जहां एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, जहां एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो जैसे मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है, इसको हमने ट्रीट किया एक्वस KOH के साथ, KOH का जली विलयन प्रयोग कर रहे हैं हम, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल, तो एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को यहाँ पे क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और अल्कोहल बन जाएगा। जैसे मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, इथाइल क्लोराइड प्लस KOH एक्वस, तो यहां पे आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, C2H5OH प्लस KCl आपको यहां पे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है,
तीसरी बात क्या ध्यान रखना है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई सेकेंडरी हैलाइड है तो भी हमको एज इट इज यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फिर से मिल जाएगा, KCl पास आउट हुआ और आपको प्रोडक्ट जो मिल गया वो 2-प्रोपेनॉल एज अ प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 2-प्रोपेनॉल यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, टू प्रोपेनॉल एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा जब सेकेंडरी हैलाइड होगा। अगर टर्शरी हैलाइड है तो KOH का जब हम एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे तो हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिल जाएगा टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल होगा। टर्शरी अल्कोहल इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन। टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, साथ में KCl एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये तो हो गई सीधे सीधे केमिकल रिएक्शन की बात, है ना। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, SN रिएक्शन जो होती है, ये 2 टाइप की होती है। हमने आपको पहले भी बताया है, पूरा डिटेल में डिस्कस भी किया है, बट एक बार स्लाइटली रिवाइज करते हैं। तो SN reactions are of 2 types। SN reaction जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। SN reactions are of 2 types, that is SN1। पहले SN2 की बात करते हैं, that is SN2 and SN1। कौन कौन से, SN2 और SN1 आपको पूरा याद होना चाहिए। मैकेनिज्म के टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। तो SN रिएक्शन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ये ध्यान रखना है, SN1 और SN2। ठीक है, SN2 क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म में हम क्या क्या चीजें चेकआउट करनी है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है SN2 में। तो SN2 मैकेनिज्म कैसा होता है, बायमोलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बायमोलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है SN2 मैकेनिज्म। बायमोलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मतलब प्राइमरी हैलाइड्स कॉमनली SN1 से जाते हैं, देन सेकेंडरी में ये होगा, फिर टर्शियरी में होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे रिक्वायर्ड होगा। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, जैसे एसीटोन है, DMSO है, डाइमिथाइल सल्फोनामाइड, ठीक है, डाइमिथाइल, और इसके बाद DMSO जैसे सॉल्वेंट यहाँ पे यूज होंगे। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इसका प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड, पहले ट्रांजिशन कंपाउंड बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड, देन it is converted into प्रोडक्ट। पहले ट्रांजिशन बनेगा और वो ट्रांजिशन फिर प्रोडक्ट में जाएगा। ट्रांजिशन ऑफ
पहले ट्रांजिशन कंपाउंड बनेगा क्योंकि स्टारिक इफेक्ट यहाँ पे कम होता है, आई इफेक्ट यहाँ पे कम होगा, इसलिए पहले ट्रांजिशन बनेगा फिर वो प्रोडक्ट में जाएगा। इफ स्टीरियो सेंटर इज देयर, अगर मान लो काइरल कार्बन है, इफ काइरल कार्बन इज देयर, अगर काइरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर, इफ स्टीरियो सेंटर इज देयर, then it gives invert configuration, तब invert configuration मिल जाएगा आपको। invert configuration मतलब जिधर न्यूक्लियोफाइल जाएगा उसके ऑपोजिट साइड से दूसरा न्यूक्लियोफाइल जुड़ता हुआ दिखेगा। मैकेनिज्म वाले पोर्शन में ये सारी चीजें हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई SN2 की, जिसमें जैसे मान लो मेरे पास इथाइल क्लोराइड है तो प्राइमरी का मेंबर है ये इथाइल क्लोराइड। अब ये हमने लिया KOH का एक्वस सॉल्यूशन, तो दोनों मॉलिक्यूल जो है, दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंस जो है, उनके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स साइमल्टेनियसली। तो सबसे पहले जो काम होगा वो क्या होने वाला है, सबसे पहले जो काम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे पोलराइजेशन शुरू होगा। जब आप एक्वास KOH में लाओगे तो यहाँ पे पोलराइजेशन शुरू होगा, और ये न्यूक्लियोफाइल अभी रेडी हो रहा है, ये भी अपना काम कर रहा है। तो ये दोनों मिल करके, अब चूंकि फ्रंट साइड पे न्यूक्लियोफाइल है, अभी वो गया नहीं है, वो अभी रिमूव नहीं हुआ है। तो जब रिमूव नहीं हुआ है तो उसकी जगह तो ऑक्यूपाई हो नहीं सकती, लेकिन कार्बन के अंदर जो पाई ऑर्बिटल होते हैं, अगर आपने कभी बॉन्ड ऑर्डर निकाला हो ध्यान से तो आपको ध्यान होगा कि एक पाई ऑर्बिटल बैकेंट रहता है, तो OH ग्रुप जो है उस बैकेंट वाले पाई ऑर्बिटल में आके जुड़ जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल अभी देखो राइट हैंड साइड पे लिखा है हमने, ये कहां आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है, तो ये इसका ट्रांजिशन कंपाउंड है, ये इसका ट्रांजिशन कंपाउंड है। फिर ट्रांजिशन के बनने के बाद ये जाएगा स्टेबल प्रोडक्ट में, और यहां से क्लोरीन माइनस पास आउट हो जाएगा। तो ये है SN2 मैकेनिज्म। बोथ रिएक्टेंट्स वर्क और चेंज देयर कंसंट्रेशन साइमल्टेनियसली, तो इसको हम कहते हैं SN2 मैकेनिज्म। कॉमन बातें सब ध्यान रखनी है, ये डिपेंड करेगी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। सबसे स्ट्रॉन्ग होगा प्राइमरी में, ये ध्यान रखना है। इसके बाद SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, डिपेंड्स ऑन चेंज इन concentration of, depends on change in concentration of only one reactant। रहते दोनों हैं, लेकिन जो रेट है केमिकल रिएक्शन की, प्रैक्टिकली द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हियर डिपेंड्स ऑन चेंज इन concentration of only one reactant। तो डिपेंड्स ऑन चेंज इन concentration of only one reactant। It is unimolecular first order reaction। ये एकक अणुक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये एग्जांपल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा यहाँ पे वो टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। या एक बात आप और ध्यान रख सकते हो, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसमें SN1 का
चांस उतना फास्ट होगा। कभी बेंजाइल वेंजाइल दिया होगा, टर्शरी फिनाइल दिए होंगे तो आपको प्लस आई इफेक्ट वाली जो सीरीज हमने पढ़ा था वहां से इसको सॉरी कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी पढ़ा था वहां से ये रिलेट हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। पोलर, प्रोटिक, like water, polar, protic, solvents are required. Polar, protic solvents are required, and it gives, if stereo center is present, मैं लिख देता हूं, if stereo center मतलब अगर काइरल कार्बन है, stereo center is present, स्टीरियो सेंटर इज प्रेजेंट, त्रिविम केंद्र अगर उपस्थित है, स्टीरियो सेंटर इज प्रेजेंट, देन इट गिव्स डीएल मिक्सचर। तब ये डेक्स्ट्रो और लिवो का मिक्सचर इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब रैसमाइजेशन इसको हम कहते हैं। डीएल मिक्सचर बनाएगा, डेक्स्ट्रो भी बनाएगा, लिवो भी बनाएगा। ठीक है, तो डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों आइसोमर जनरेट करेगा ये कंपाउंड। जहां पे 50% डी और 50% एग्जैक्टली एल होता है तो वहां पे जो रोटेशन है वो स्टॉप हो जाएगा, है ना, और कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो उसको हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। ये बातें ध्यान रखना है SN2 से, SN1 से रिलेटेड। तो देखो SN1 में क्या होता है, अब रिएक्शन तो वैसी होगी जैसे हमने लिखा है, लेकिन सबसे पहले एक स्लो स्टेप आएगा यहां पे, और इस स्लो स्टेप में बनेगा कार्बोकैटायन। हाई प्लस आई इफेक्ट यहां पे आ रहा है, हाई स्टेरिक इफेक्ट यहां पे आ रहा है। पहले ये बनाएगा कार्बोकैटायन, मतलब सबसे पहले जो चेंज आया वो हैलाइड में आया। दोनों साथ साथ काम यहां पे नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला जो चेंज आया वो हैलाइड में आया और इसने स्पेशली कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया। अब कार्बोकैटायंस चूंकि प्लेनर होते हैं इसीलिए यहाँ पे अगर काइरल सेंटर होता है तो डीएल मिक्सचर, डेक्स्ट्रो और लिवो दोनों जनरेट होता है। ये लॉजिक भी ध्यान रखना है। अब न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल चूंकि कार्बोकैटायन अनस्टेबल है तो फास्ट रिएक्ट करेगा, फास्ट एक्शन होगा उसका, तो यहां से ये बना के देगा आपको टर्शरी अल्कोहल। और ये जो रिएक्टिविटी होगी ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी। ये इंपॉर्टेंट बात भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इफेक्ट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH कैसे पड़ेगा उसकी बात किया हमने। अगली बात, अगला रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ पोटेशियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों देखने पर एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन दोनों रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो डिफर करता है। दोनों रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो डिफर करता है। तो इफेक्ट ऑफ KCl एंड AgCl, अब एक एक करके बारी बारी से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिएक्शन विथ KCl, क्या चेंज है वो ध्यान रखना है। रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड KCl, तो KCl के बारे में ध्यान रखना है। KCl is perfectly ionic compound। KCl कैसा है? आयोनिक कंपाउंड है। KCl is perfectly ionic compound। K जुड़ा हुआ है उसके साथ, हाई आयोनिक नेचर का सब्सटेंस है। KCl is perfectly or predominantly ionic compound। Its dissociation, इसका जो डिसोसिएशन है जब ये टूटेगा, इट्स डिसोसिएशन गिव्स K पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है, ये ध्यान रखना, ये भूलना मत। लेकिन
जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, कार्बन के ऊपर आ रहा है, वो मोर एक्टिव होगा. Dissociation gives K plus and Cn minus ions. Cn minus ions. Cn minus ions. Cn minus ions. So carbon minus carbon or carbon negative is the attacking reagent. कार्बन नेगेटिव यहां पर अटैकिंग रिएजेंट होगा, बिकॉज जो कंपाउंड होगा वो RX है, अल्काइल हैलाइड है, उसके पास भी कार्बन है, तो कार्बन माइनस कार्बन नेगेटिव इज अटैकिंग रिएजेंट. बिकॉज क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल चीज बनानी रहती है. बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल. कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल, क्योंकि कार्बन कार्बन बंध अधिक स्थायी होता है एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड. लेकिन अगर कंडीशन ही नहीं बन पाएगी तो फिर बनेगा ही बनेगा. तो ये कारण है कि जब हम KCl से ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड को, तो एल्काइल हैलाइड जैसे मैंने कहा आपको CH3Cl प्लस KCN, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे जो नेगेटिव पॉजिटिव, तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड बनेगा जैसे CH3C के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो मोर स्टेबल है. इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन का वो साइनाइड होगा. थोड़ा बहुत माइनरली आइसोसाइनाइड भी बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और साथ में KCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा. लेकिन अगर ऑप्शन एक ही है तब आपको ध्यान रखना है, मेजर माइनर करके नहीं पूछेंगे, ये ध्यान रखना है. तो यहाँ पे साइनाइड एज अ प्रोडक्ट आएगा, ये बात ध्यान रखना है. तो जब हम KCl से ट्रीट करेंगे तो RCN एज अ प्रोडक्ट आएगा. जैसे मान लो मेरे पास C6H5Cl है या C2H5Cl है, हम इसको KCl से अगर ट्रीट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट का मिल जाएगा C2H5CN एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा. ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा इस केमिकल रिएक्शन का. अब बात करते हैं AgCN वाले इसी पेट पर. AgCN के साथ क्या होगा उसको देखते हैं. तो सिल्वर साइनाइड AgCN इज कोवेलेंट कंपाउंड है. ये कोवेलेंट कंपाउंड AgCN क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड. मतलब ये कोई Ag प्लस और Cn माइनस आयन नहीं बनाने वाला है. ये कोई Ag प्लस और Cn माइनस आयन नहीं बनाने वाला है. AgCN इज कोवेलेंट कंपाउंड. द अटैकिंग species is nitrogen. Due to presence of bond dissociate हो नहीं रहा है तो नाइट्रोजन अटैक करेगा. due to presence of lone pair. due to presence of lone pair, तो नाइट्रोजन जब अटैक करेगा तो RX plus AgCN, there is no dissociation in AgCN. Here nitrogen have lone pair, तो NC मेजर प्रोडक्ट आएगा और साइनाइड यहां पर बहुत माइनर प्रोडक्ट होगा. साइनाइड इज द माइनर प्रोडक्ट. तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये इसका माइनर प्रोडक्ट होगा. तो ध्यान रखना है दोनों चीजों को. अगर KCN है तो साइनाइड,
AgCN है तो आइसोसाइनाइड, ये बात स्पेशली ध्यान में रखना है। इसी तरीके के दो रिएक्टेंट अब और हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर, तो हमको ध्यान रखने में भी आसानी रहेगी, साथ साथ रहती है चीजें तो ध्यान रखने में आसानी रहती है। रिएक्शन विथ KNO2 and AgNO2, KNO2 और AgNO2 के साथ रिएक्शन, लॉजिक इज द सेम, है ना। पहला KNO2, it is ionic compound, KNO2 कैसा है, आयोनिक कंपाउंड है। It is dissociated as K positive ONO negative. Here is the negative charge at oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा है, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा है ना। तो देखो RX प्लस K प्लस ONO माइनस, यहां पे कौन ज्यादा एक्टिव है, ऑक्सीजन ज्यादा एक्टिव है, क्योंकि K प्लस क्या करेगा, K प्लस कैसे हुआ, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, RONO, इट इज कॉल्ड नाइट्राइट, RONO, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट। तो अल्काइल नाइट्राइट यहां पे प्रोडक्ट आएगा। तो जब KNO2 एज अ रिएक्टेंट यूज होगा तो अल्काइल नाइट्राइट एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, अल्काइल नाइट्राइट एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसी बात याद रखो। अब बात करते हैं AgNO2, तो फिर से AgNO2 क्योंकि सिल्वर कोवेलेंट नेचर का कंपाउंड है, लगभग AgNO2 is the covalent compound, AgNO2 कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ओके। तो डिसोसिएट होगा नहीं, तो RX प्लस AgNO2 जब आप करोगे तो यहां पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को यूज करेगा R के साथ जुड़ने के लिए, ओके। और जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा नाइट्रो अल्केन, क्या प्रोडक्ट आएगा, नाइट्रो अल्केन इस रिएक्शन का सही प्रोडक्ट होगा। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग फिर डिफरेंट जो हमने रिएक्शंस पढ़े हैं, वर्ड्स फिटिंग, उन सबको फिर से एक बार रिकॉल करेंगे और फिर आगे चलेंगे हैलाइड्स में। कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी हेलो अल्केन हेलो एरीन आपका रिवाइज हो जाए।